चुनाव मतलब न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के स्वामी कह रहा हूं तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि मौर्य तो उधर भी हैं, लेकिन ये वाले जो मौर्य हैं ये समाजवादी पार्टी के स्वामी हैं। स्वागत है स्वामी जी। थैंक यू। क्या आपने तो उधर खलबली मचा दी थी और वो खलबली अब भी जारी है, तो चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र था उसको प्रदेश की जनता के सामने हमने उजागर किया है। नारा है सबका साथ सबका विकास, काम है सबका साथ सबका विनाश। आज जिस तरीके से सालों साल किसान डबल इंजन की सरकार से परेशान था, लाखों लोग खुले आसमान के नीचे सालों साल रहने के लिए मजबूर हुए। 15-16 बैठकों के बावजूद भी सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रही। चुनाव की आठ हुई, जनधार खिसकने का डर हुआ, जल्दी जल्दी में बिना किसानों से बात किए किसान बिल वापस हो गया। यानी ये किसानों की चिंता इनको नहीं है, वोट की चिंता है, और वोट के सौदागर के रूप में अपना ही लाया हुआ किसान बिल पलटी मार गए। नहीं, किसान अनुरोध करता रहा, उसके अनुरोध को अनसुना कर दिया और बिना किसानों को अपने गुडबुक में लिए, बिना उनसे बात किए, यहां तक कि अनेकों किसान शहीद भी हुए, कड़कती ठंडी में मौत के शिकार भी हुए। नहीं, तो इसी में सवाल है कि क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन में किसानों की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? पूरी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है और किसान उसका सबसे बड़ा अगुवा होगा। तो मतलब ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही असर है, बाकी दूसरी जगह अभी तो एक बिंदु आपने लिया, पूरे प्रदेश में बेरोजगार नौजवान आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठगी का शिकार बनाया गया। 8 घंटा मेहनत वो करता है, उसको मिलेगा 8,000, 7,000, 9,000। बिचौलिया जिसका कोई काम नहीं है, वो इनकी मेहनत का आधा पगार ग्रब कर जाता है बिचौलिए के रूप में। बिना मेहनत के बिचौलिए मोटे हो रहे हैं और 8 घंटा काम करने वाला जो बेरोजगार नौजवान है आउटसोर्सिंग के नाम पर, नौकरी के नाम पर धोखे का शिकार बन रहा है। अब ठीक है, अब एक इसमें एक सवाल थोड़ा अलग है। जो आपने इस्तीफा दिया था तो आपने कुछ शब्द लिखे थे कि क्या वजह है, और उसके बाद से आपके इस्तीफे की के एक शब्द जो बाकी आपके साथ लोग आए, वो एक महज संयोग था या सब लोगों के मन में वही फीलिंग थी? वो फीलिंग भी वही थी, संजोग भी वही था, और सभी पीड़ित थे तो हर पीड़ित की परेशानी और समस्या भी एक थी। क्योंकि जो भी आए हैं वो या तो दलित समाज से आए हैं या पिछड़े समाज से आए हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ने जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की है उसको भी योगी सरकार की तरफ निकलना शुरू कर देगी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर दिया। वहीं पर बैकलॉग की भर्ती हमेशा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के पद जो भरे नहीं जाते थे उसको भरने के लिए किया जाता था। पहली बार संविधान व्यवस्था के विरुद्ध इन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती के माध्यम से पीजीआई जैसे उच्च चिकित्सा संस्थान में 55 पदों पर एक ही वर्ग विशेष को भरने जा रहे हैं। वहीं पर बिना किसी एडवर्टाइजमेंट निकाले
बिना विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाकर के, जिसका मैंने कैबिनेट में खड़ा विरोध भी किया था, वो प्रस्ताव था चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इनके पद को सामान्य वर्ग से भर लिया जाए। हमने कड़ा आपत्ति किया। मुख्यमंत्री ने मेरे उस आपत्ति पर अपर मुख्य सचिव को डांट भी पिलाई, लेकिन उस प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया। नतीजा हुआ कि वो प्रस्ताव जीवित रहा, जिसके आधार पर पिछले 7 महीनों से लगातार सभी मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है। अच्छा। तो पूरे प्रदेश में आज दलित और पिछड़ा भी ठगा हुआ है, क्योंकि उसका आरक्षण खतरे में है और भारतीय संविधान भी खतरे में है। अब इसी पर यह सवाल कि ठीक चुनाव के पहले ये खतरा दिखने लगा। सवाल तो लोग यही पूछते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठीक चुनाव के पहले, मतलब अचानक से कैसे दिखा, ये पहले क्यों नहीं दिखा? चतुर खिलाड़ी वही होता है, जब लोहा गर्म रहे तो हथौड़ा चलाना चाहिए। नए जनादेश की बारी आई, इस समय नया जनादेश लेने के पहले मैंने अपना हथौड़ा चलाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किया है उस पाप के खात्मा के लिए हमने भेरी बजाई है, शंखनाद बजाया है और सरकार को चुनौती भी दी है। हमारी ये चुनौती है कि 2022 में जिन दलितों और पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनाई थी, 2022 में वही दलित और पिछड़े भाजपा की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं आपको सुन रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही स्वाभिमानी आदमी हैं। बसपा पे थे, समाजवादी में आए, अब बीजेपी में आए, अब समाजवादी पार्टी में। बसपा से भी आए, वहां पर भी स्वाभिमान को चोट लगी थी। समाजवादी पार्टी में आए बीजेपी को छोड़कर, ये स्वाभिमान था या आपके लोगों को ये दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा था, ये वजह थी? देखिए, अन्याय होता है तभी स्वाभिमान को चोट लगती है। नेता का सम्मान जनता का सम्मान होता है। उसकी अपनी न व्यक्तिगत जिंदगी होती है, न व्यक्तिगत चाहत होती है और न व्यक्तिगत उसका सम्मान होता है। वो जन सामान्य का स्वाभिमान ही जनता का स्वाभिमान है। उसकी भावना ही मेरे काम करने का आधार है। उसके हित हमारे हमेशा प्राथमिकता में रहे हैं। रही बात बहुजन समाज पार्टी में 22 साल तक मैं रहा हूं, सुश्री बहन मायावती जी के नेतृत्व में, बिना किसी महत्वाकांक्षा के मैं निरंतर काम किया हूं और बहुजन समाज पार्टी में अति पिछड़े वर्गों को बड़े पैमाने पर 100% मैंने जोड़ा। लेकिन मानवर कांशीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया था उनके लिए जो हैव्स नॉट हैं, यानी जिनके पास कुछ नहीं है, हैंड टू माउथ है, रोज कमाते रोज खाते हैं। मानवर कांशीराम जी ने ऐसे लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, सत्ता शासन में हिस्सेदारी बनाने के लिए एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले मानवर कांशीराम जी के उस मूलभूत नारे को, जो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार था, जिसके नाते दलित और पिछड़े भिन्न भिन्न दलों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में खड़े हुए थे, और मानवर कांशीराम ने शुरुआती दौर में हरवाहे को, चरवाहे को, जूता गांठने वाले को, ट्रैक्टर के मिस्त्री को और साथ ही साथ मजदूरी करने वाले को भी विधायक बनाया था। लेकिन मानवर कांशीराम जी के निर्माण के बाद चीजें बदल गई। हाँ, और बहन जी ने एक नया नारा दिया। हाँ, अब इतिहास में हम नहीं जाएंगे। इस चुनाव में, अरे बहन जी के कार्यशैली को तो आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। तो इस चुनाव में आप बहुजन समाजवादी पार्टी को क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं जिसको छोड़ देता हूं उसके विषय में न चिंता करता हूं न बात करता हूं। हमने 2017 में जब 16 में इस्तीफा दिया था बहुजन समाज पार्टी से, और मैंने उसमें बहन जी को चुनौती दिया था कि सुश्री मायावती जी का पहली बार किसी नेता से पाला पड़ा है, और मैं चुनौती देता हूं आने वाले चुनाव में इनको मैं दहाई के आंकड़े में समेटूंगा और 20 के नीचे लाके खड़ा करूंगा। 19 पे आ गई।
अच्छा, तो ये हालांकि आपने कहा कि जिसको मैं छोड़ देता हूं उसके बारे में चर्चा नहीं करता हूं। सियासत में ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कि सियासत में जब तक आप विपक्षियों की बात नहीं करेंगे, प्रतिद्वंदियों की बात नहीं करेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। तो आपने बहन जी को तो एक चुनौती दी थी, बीजेपी के लिए भी कोई चुनौती है? अब चुनौती मैंने योगी जी को दिया है। अब चुनौती योगी जी को दिया है कि जिन दलितों और पिछड़ों के स्वाभिमान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, आरक्षण को अजगर की तरह निकला है, भारतीय संविधान पर चोट किया है, आज बेरोजगार नौजवानों को ठगी शिकार बनाया है, इनकी गलत नीतियों से छोटा व्यापारी आज सड़क और चौराहे पर खड़ा हुआ है, साथ ही साथ किसान आज इनकी गलत नीतियों के नाते हाशिए पे आ गया है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बहुएं सुरक्षित हैं। आपको हाथरस की घटना नहीं भूलना चाहिए। आपके उन्नाव में 2 सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, वो भी हमारी बेटियां थीं, वो भी पिछड़े समाज की और दलित समाज की थी। आपका हाथरस की भी दलित समाज की बेटी थी। लेकिन वो तो बीजेपी, साथ ही साथ प्रतापगढ़ में, मिर्जापुर में दलित बस्ती को जला दिया गया था। उम्भा सोनभद्र में जिस तरीके से दलितों को उजाड़ दिया गया, कौन नहीं जानता है? ये सब जानते हैं, लेकिन मैं ये सब जानते हैं। खीरी में, हाँ। लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार सहित कई किसानों को, ये ठीक है, ये तो सब पब्लिक में है, ये सब पब्लिक में है। लेकिन एक बहू के जाने पर बड़ी चर्चा है कि यहाँ पर बहुएं और बेटियां सुरक्षित हैं, इसलिए बहुएं आ रही हैं, पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। अरे बहू ससुराल से मायके गई है, अपने भाई के पास गई है। योगी जी भी विश्व समाज के हैं, योगी जी भी विश्व समाज के हैं, अपर्णा जी भी विश्व समाज की हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत इस पर गुमान नहीं करना चाहिए। एक बहू अपने मायके गई है तो मायके गई है तो मायके से ससुराल आएगी भी। अच्छा। इसलिए इसको बहुत अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। रही बात, जनाधार नेता के साथ होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। मुलायम सिंह जी ने अपने लंबे संघर्षों की थाती को अपने पढ़े लिखे योग्य बेटे अखिलेश यादव के हाथ सौंपी है। इसलिए आज पूरा जनाधार समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हाँ, अब ये लोहे की तरह खड़ा है। जब आप ये कहते हैं तो ये भी लोग कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित है, बहुएं सुरक्षित हैं। उसमें चर्चा तो ये भी होती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी तो बीजेपी में सुरक्षित महसूस कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने इसको टोल किया था, उसका जवाब डॉक्टर संघमित्रा बदायूं सांसद ने दे दिया है। इसलिए उस पर हमको कुछ नहीं बोला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दाएं बाएं लोगों का ध्यान आकर्षित करके अपने को बचा नहीं सकती है, और जो पाप किया है उससे बच नहीं सकती है। 2022 विधानसभा चुनाव में औंधे मुंह इनको गिरना है। 14 साल वनवास झेल के आए थे 17 के पहले, फिर से इनको वनवास झेलने के लिए जाना है। अच्छा, एक नारा बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चल रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही है उत्तर प्रदेश में, कहां देख पा रहे हैं आप? देखिए, हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। मरी हुई कांग्रेस को ऑक्सीजन देने की वो कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, अगर किसी तरीके से उसको खड़ा करने में वो कामयाब होती हैं तो हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। आपको लग रहा है कि हमारी शुभकामनाएं हैं अगर वो किसी तरीके से खड़ी करने में कामयाब होती हैं तो। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य में न कहीं कांग्रेस है, न कहीं बहुजन समाज पार्टी है। आज एक तरफ समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करना है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, साइकिल चलानी है। घर घर में साइकिल है, जन जन के साथ साइकिल है, तो साइकिल ऐसा चलेगी कि यह योगी का पता नहीं चलेगा और कमल के फूल का पता नहीं चलेगा, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। अरे तो लेकिन उधर भी तो एक केशव हैं जो मौर्य हैं। केशव जी अपनी दुर्गति का रोना खुद रो चुके हैं, और वो हमारा छोटा भाई है, उस पर हमें भी तरस आती है कि उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बेचारा रह गया, और अपने बेचारे की त्रासदी को उन्होंने जग जाहिर भी किया है।
इसलिए उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। अच्छा, उन्होंने आपको मनाने के लिए तो कहा गया था, मनाने के लिए कॉल किया होगा, कुछ मनुहार हुआ होगा, कुछ आपसी बातचीत कुछ इस तरह से कि आ जाओ, देखिए यूं रूठ के मत जाइए, ऐसा कुछ? यह कोई आपसी विवाद नहीं है, ना मेरे डांडे की लड़ाई है, ना खेत बारी की लड़ाई है, ना पट्टीदारी की लड़ाई है, ना भाई भाई की लड़ाई है। यह लड़ाई है विचारों की, और भारतीय जनता पार्टी ने विचारों के साथ जो धोखा किया है, जो कहा है ठीक उसके उल्टा किया है, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है, साथ ही साथ आरक्षण जैसी संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश की है। नहीं, ये बातें तो आप कई बार कह चुके हैं। मुझे एक और सवाल बता दीजिए, वोटर्स कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो कि एक मौर्य इधर एक मौर्य उधर? देखिए, वो बेचारे हमेशा रहे, बेचारे आगे भी रहेंगे। वो नेता न कभी थे, ना है, ना आगे कभी रहेंगे। वो दया माया और कृपा से नेता बने हैं और गणेश परिक्रमा करते रहेंगे। गणेश परिक्रमा से उनको कुछ मिलता रहेगा तो मेरी भी उनको शुभकामनाएं मिलती रहेंगी, लेकिन उनका अपना कोई वजूद नहीं है। एक बार फिर से कैराना वराना में माहौल बन रहा है कुछ। अब देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को पैदल होने का खतरा दिखाई पड़ने लगता है तो स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई साजिश और षड्यंत्र करते हैं। इसलिए अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए दंगा का सहारा ये ले सकते हैं। बड़े तिकड़मी हैं। इनके साथ जो आरएसएस का विंग है वो केवल यही गोड़ बिछाता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ा जाए। अच्छा, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के लिए भी कहा जाता है कि जो ये लाल टोपी है, कई बार ये भड़क जाते हैं लोग, यहाँ पर भी अनुशासनहीनता की कमी होती है। आपको भी ऐसा कुछ लगता है? अब अभी तो लाल टोपी ने भाजपा की खतरे की घंटी बजाई, लेकिन 10 मार्च को यही लाल टोपी भाजपा का सुपड़ा साफ करेगा और सपा की सरकार बनाएगी। भाजपा को वनवास जाना पड़ेगा। इसलिए लाल टोपी से तो केवल भाजपा को खतरा है, लेकिन काली टोपी वालों से पूरे देश को खतरा है, भारतीय संविधान को खतरा है, राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा है। आपने बहन जी को छोड़ा, बहन जी को जो चुनौती दी, जैसा कहे आप ऐसा हुआ, बीजेपी के लिए भी आपने वो कर दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार है, आपकी सरकार आ रही है, राइट? तो आते आते क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी, छोटा सा, बहुत बड़ा आंसर नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगी। नित्य नए विकास कार्यों से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के जो शिकार हुए हैं उनके साथ न्याय कराने की कोशिश करेगी। आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात से कोई आपत्ति होती है, बुरा लगता है जब कहते हैं कि बहुत बड़े मौसम विज्ञानी ये भी हो चुके हैं? देखिए, जो ये कहता है वो जान गया है, विशेष रूप से भाजपा के लोग कहते हैं, तो भाजपा जान गए कि भाजपा जा रही है। उनको शायद ये नहीं मालूम कि मैं मौसम बनाता भी हूं, मैं मौसम बिगाड़ता भी हूं। 2017 में मैंने भारतीय जनता पार्टी का मौसम बनाया था, बहुजन समाज पार्टी का मौसम बिगाड़ा था। 2022 के चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी का मौसम बिगाड़ रहा हूं और समाजवादी पार्टी का मौसम बना रहा हूं। अब भाजपा की विदाई होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये सवाल हालांकि अभी पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जो आदमी मौसम बनाता है, बिगाड़ता है, उसमें तो संदेश सबके लिए छिपा है कि भाई देख लो, मैंने मौसम बिगाड़ने की मेरे पास क्षमता है। तो इसमें तो समाजवादी पार्टी के लिए भी एक संदेश है। कौन किस रूप में लेता है इसकी बिना चिंता किए, जब भी कभी दलितों और पिछड़ों के हित पर कोई कुठाराघात करेगा, स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य उसके साथ खड़े होंगे। सुन लिया आपने? लोग कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन बात वहीं तक नहीं रुकी है, बात उससे बढ़ गई है। मौसम का अनुमान जिनको लगाना है वो लगाएं। यहाँ तो समाजवादी पार्टी के स्वामी मौसम बनाने का दावा कर रहे हैं, जहां रहेंगे वहीं पर उस पार्टी के अनुकूल
मौसम बना देंगे। कैमरामैन सचिन और सहयोगी मनोज पांडे के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, लखनऊ। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।